एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के विभिन्न प्रकार के गुणों की तुलना करना है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना निम्न प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के गुणों की चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋण आवेशित कण है जिस पर एक इकाई ऋण आवेश होता है। अगला पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को सूचित करने के लिए हमें ई सिंबल का प्रयोग करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्ष में चक्कर लगाते हैं। किसी एक परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और उस नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगला पॉइंट है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1840 होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह बहुत ही कम होता है। एक हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसका लगभग 1/1840 गुना होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है ये हाइड्रोजन परमाणु के तुलना में बहुत ही कम है। अब हम प्रोटॉन के गुणों की चर्चा करेंगे। प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है। प्रोटॉन जो है ये एक धन आवेशित कण है जिस पर एक इकाई धन आवेश होता है। अगला पॉइंट है कि प्रोटॉन को पी से सूचित किया जाता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन को ई द्वारा सूचित किया जाता है ठीक वैसे ही प्रोटॉन को पी द्वारा सूचित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोटॉन परमाणु में नाभिक के अंदर रहते हैं। चूंकि अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन प्रोटॉन जो है ये परमाणु के नाभिक में उसके अंदर रहता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। चूंकि हमने अभी क्या पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840 होता है, लेकिन एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अगला कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता। चूंकि अभी हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है ये एक उदासीन कण है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूट्रॉन को एन से सूचित किया जाता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से, ठीक वैसे ही न्यूट्रॉन को एन द्वारा सूचित किया जाता है। न्यूट्रॉन परमाणु में नाभिक के अंदर रहते हैं। जिस प्रकार प्रोटॉन परमाणु के नाभिक के अंदर रहते हैं ठीक वैसे ही न्यूट्रॉन जो है ये भी परमाणु के नाभिक के अंदर रहते हैं। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वह इनकी तुलना में बहुत ही कम होती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के विभिन्न गुणों की तुलना की है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जे टॉमसन ने परमाणु का जो मॉडल दिया, इस मॉडल में क्या कमियां रह गई। तो आइए इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। जे टॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन ठीक उसी तरह धंसे रहते हैं जैसा कि तरबूज में बीज धंसे हुए रहते हैं। जे टॉमसन ने परमाणु का एक मॉडल दिया। इस मॉडल में उन्होंने कहा कि परमाणु जो है ये एक धन आवेशित गोला है और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इसमें ठीक उसी तरह धंसे रहते हैं जिस तरह से तरबूज में बीज धंसे हुए रहते हैं। इस प्रकार टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु यह मॉडल रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की
व्याख्या नहीं कर सके। थॉमसन के अनुसार क्या है कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है और उसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन ठीक उसी तरह धंसे हुए रहते हैं जिस तरह तरबूज में बीज धंसे हुए रहते हैं। तो जे थॉमसन ने ये जो मॉडल दिया, तो ये मॉडल पर्याप्त है ये वर्णन करने के लिए कि परमाणु उदासीन कैसे होते हैं। लेकिन परमाणु का यह मॉडल रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो यही वह कमी है जो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में रह गई। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रदरफोर्ड ने परमाणु का जो मॉडल पेश किया उस मॉडल की क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या कमियां हैं। तो आइए इसका हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल पेश किया। इसमें उन्होंने कहा कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। वर्तुलाकार कक्ष में चक्रण के दौरान कण केंद्र की ओर त्वरित होता है। जब भी कोई पिंड किसी वृत्ताकार कक्षा में या वर्तुलाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो वह हमेशा केंद्र की ओर त्वरित होते हैं। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर कोई आवेशित कण किसी दूसरे आवेशित कण के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो इसमें क्या होगा कि इसमें आवेशित कण से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और अंततः नाभिक से टकरा जाएगा। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सही है तो इसके अनुसार क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है जब अपने नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो ये हमेशा ऊर्जा का विकिरण करेगा। अंततः क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा जो है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन लास्ट में नाभिक से जाकर टकराएगा। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु की स्थायित्वता का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल पेश किया ये परमाणु की स्थायित्वता का वर्णन नहीं कर सकता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें बोर के परमाणु मॉडल के बारे में चर्चा करना है। तो आइए हम इसका उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा कहते हैं। बोर ने जो परमाणु का मॉडल पेश किया इसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वह कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। अगला पॉइंट यह है कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। बोर ने कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इन निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो इस दौरान इलेक्ट्रॉन से किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन सभी कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाएगा। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जो धन आवेश से आवेशित होता है। अब इस नाभिक से सामने जो कक्षा होती हैं वह होती है के कक्ष, यानी जो कक्षा नाभिक के सामने होती हैं उससे हम के कक्ष कहते हैं। इसके बाद वाली जो कक्षा होती है उससे एल कक्ष कहा जाता है। इसके बाद वाली जो कक्षा होती है उसे एम कक्ष कहा जाता है और इसके बाद वाली जो कक्षा होती है उससे एन कक्ष कहा जाता है।
तो इस प्रकार किसी भी परमाणु में जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं उसे K, L, M, N इस प्रकार उससे व्यक्त किया जाता है। अगला पॉइंट यह है कि इन कक्षाओं को K, L, M, N या संख्याएं 1, 2, 3, 4 इस प्रकार करके इन सभी कक्षाओं को प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमने बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या की है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है, इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। इसमें हमें विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडलों की तुलना करना है। तो आइए इसमें हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जे टॉमसन का परमाणु मॉडल के बारे में लिखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है। अगला पॉइंट है कि इस गोले में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धंसे रहते हैं ताकि संपूर्ण परमाणु वैद्युत उदासीन हो। जे टॉमसन ने परमाणु का जो मॉडल पेश किया, उन्होंने कहा कि परमाणु जो है वह एक धन आवेशित गोला है और इसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन ठीक उसी तरह धंसे रहते हैं जिस प्रकार तरबूज में बीज धंसे हुए रहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का वितरण कुछ इस तरह से होता है ताकि संपूर्ण परमाणु वह विद्युत रूप से उदासीन हो जाए। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जे टॉमसन का परमाणु मॉडल से, वह यह है कि इस मॉडल में नाभिक का वर्णन नहीं है। जे टॉमसन ने परमाणु का जो मॉडल दिया उसमें कहीं भी नाभिक का कोई जिक्र नहीं है। अब हम लिखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अब हम नोट करेंगे। परमाणु के केंद्र में धन आवेशित नाभिक होते हैं। रदरफोर्ड ने परमाणु का जो मॉडल दिया, इस मॉडल के अनुसार उन्होंने कहा कि परमाणु के केंद्र में एक धन आवेशित नाभिक होते हैं। अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि परमाणु में अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। उन्होंने अपने प्रयोग से यह पता लगाया कि परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है वह परमाणु के नाभिक में केंद्रित होता है। तो इस प्रकार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का महत्वपूर्ण बिंदुएं इस प्रकार हैं। अब हम लिखेंगे बोर का परमाणु मॉडल। इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वह केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं और इन कक्षाओं को उन्होंने ऊर्जा स्तर का नाम दिया। अगला पॉइंट उन्होंने कहा कि कक्षाओं को K, L, M, N या फिर संख्याएं 1, 2, 3, 4 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। परमाणु में नाभिक होते हैं। बोर ने यह कहा कि परमाणु में नाभिक होते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमने जे टॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडलों के बीच आपस में तुलना किया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि पहले 18 तत्वों के लिए विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है, इससे संबंधित जो नियम है वह नियम हमें लिखना है। ताइए हम इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम निम्नलिखित हैं। इसमें पहला पॉइंट यह है कि किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होगी। पहला नियम जो है वह यह है कि किसी भी कक्ष में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो रह सकती है उसकी संख्या होगी 2n² और ये अधिकतम संख्या होगी।
सबसे पहले हम के कक्ष का उदाहरण लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो कक्षाओं में गति करती हैं उन सभी कक्षाओं को के, एल, एम, एन इस प्रकार करके सूचित किया जाता है। और सबसे पहली कक्षा जो होती है जो नाभिक के सामने होती है उससे के कक्ष कहा जाता है। और इसके लिए n = 1 हम लेंगे तो हम देखेंगे कि के कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकती हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके लिए क्या फॉर्मूला है, 2n²। अब n के जगह पर हम 1 पुट करेंगे, यानी हम लिखेंगे कि 2 × 1 का स्क्वायर। इस प्रकार हमने क्या पाया कि 2, यानी के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो सकती है वह होगी कितना, 2। इसी प्रकार अब हम उदाहरण लेते हैं एल कक्ष के लिए, यानी कक्षा नंबर 2 के लिए। इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी वह कितना होगी, 2n²। अब n के जगह पर हम 2 पुट करेंगे, यानी हम लिखेंगे कि 2 × 2 का स्क्वायर। इस प्रकार इसका वैल्यू निकल गया 8। तो हम कह सकते हैं कि L कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो सकती है वह 8 होगी। अगला उदाहरण लेते हैं M कक्ष के लिए, यानी कक्षा नंबर 3 के लिए। इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी वह होगी 2n²। n के जगह पर हम 3 पुट करेंगे, यानी हम लिखेंगे कि 2 × 3 का स्क्वायर। इस प्रकार इसका वैल्यू निकल गया 18, यानी m कक्ष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं n कक्ष के लिए, यानी कक्षा नंबर 4 के लिए। इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी वह होगी 2n²। n के जगह पर हम 4 पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे 2 × 4 का स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू निकल गया 32। तो हम कह सकते हैं कि n कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो सकती है वह 32 हो सकती है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के वितरण का पहला नियम हमने समझ लिया। अब दूसरा नियम यह है कि बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तथा बाहरी कक्ष से पूर्व वाले कक्ष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये पॉइंट ये बताती हैं कि किसी भी परमाणु में जो बाहरी कक्षा होगी उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी, यानी किसी भी हाल में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वह 8 से अधिक नहीं हो सकती है बाहरी कक्ष के लिए। और बाहरी कक्ष से पूर्व वाले कक्ष जो होंगे उसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरा पॉइंट यह है कि सभी कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वितरण क्रमागत होगा, यानी सबसे पहले के कक्ष का वितरण होगा, उसके बाद L कक्ष का, उसके बाद M कक्ष का और उसके बाद N कक्ष का, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होगा विभिन्न कक्षाओं में वह क्रमागत होगा। अब हम इलेक्ट्रॉन के वितरण को समझने के लिए उदाहरण लेते हैं क्लोरीन परमाणु का। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा। जो पहला कक्ष है वह है K और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा कक्ष जो है वह है L, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार 2 और 8 यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कितना बचा, अब 7 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी M कक्ष में अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह होगा 2, 8, 7। इस प्रकार इन तीनों पॉइंट्स के जरिए इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है पहले 18 तत्वों के लिए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि संयोजकता होता क्या है और इसमें हमें उदाहरण लेना है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का। आइए हम इसका उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को अष्टक कहा जाता है। अगर किसी परमाणु में बाहरी जो कक्षा होती है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो इससे हम कहेंगे कि ये अष्टक पूरा कर लिया। परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण करते हैं।
अब हर प्रकार की परमाणु की ये कोशिश होती है कि रासायनिक अभिक्रिया में वह अपने बाध्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले, यानी अष्टक पूरा कर ले। बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए परमाणु जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण करती हैं, वही उस तत्व की संयोजकता होती है। अब किसी तत्व का हम उदाहरण लेते हैं, उसके परमाणु इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या स्थानांतरण करती हैं या फिर साझेदारी करती हैं ताकि उसकी बाहरी कक्षा में अष्टक पूरा हो जाए, तीसरी संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। अब आइए इसको हम उदाहरण के लिए लेते हैं सिलिकॉन और ऑक्सीजन, यानी सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेकर हम संयोजकता को समझेंगे। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन का परमाणु संख्या होता है 14। अब आइए देखते हैं कि सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा। इसमें जो पहला कक्षा होगा के, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा कक्षा यानी एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन बचा वह एम कक्षा यानी तीसरा कक्षा में होगा। इस प्रकार हमने क्या देखा कि सिलिकॉन का जो बाहरी कक्षा है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब क्या करेगा कि सिलिकॉन अपनी बाध्यतम कक्षा में 8 पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन अपनी बाध्यतम कक्ष में अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। अतः सिलिकॉन की संयोजकता 4 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन की संयोजकता कितनी है, तो सिलिकॉन की संयोजकता 4 है। अब हम उदाहरण लेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। इसमें पहला कक्ष यानी के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरा कक्षा यानी एल कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन परमाणु के बाध्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये ऑक्सीजन का परमाणु क्या करेगा न, अपना बाध्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन अपनी बाध्यतम कक्ष में अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। अतः ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। इस प्रकार हमने ये पाया कि ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वह 2 है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक के कोई 2 उपयोग लिखिए। इसमें हमें कुछ टर्म के बारे में व्याख्या करना है। पहला है परमाणु संख्या, दूसरा है द्रव्यमान संख्या, तीसरा है समस्थानिक और चौथा है समभारिक। इन सभी के बारे में हमें संक्षिप्त नोट लिखना है। साथ में इस क्वेश्चन में हमें यह भी बताना है कि समस्थानिक के कोई 2 उपयोग क्या क्या है। आइए इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम परमाणु संख्या के बारे में वर्णन करते हैं। किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। चूंकि आपने नाम सुना होगा कि तत्व का परमाणु संख्या होता है, तो किसी तत्व का परमाणु संख्या क्या है न, उस तत्व के एक परमाणु में नाभिक के अंदर कितनी प्रोटॉन उपस्थित हैं, उसी संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहा जाता है। हम उदाहरण ले लेते हैं सोडियम का। सोडियम जो है ये एक तत्व है और सोडियम के एक परमाणु में उसके नाभिक के अंदर 11 प्रोटॉन मौजूद होते हैं, यानी सोडियम तत्व की परमाणु संख्या जो है वह 11 है। परमाणु संख्या को Z द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम कुछ तत्वों के परमाणु संख्या को देखेंगे। अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। ठीक इसी प्रकार कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 और सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। इस प्रकार हर तत्व का अपना अपना परमाणु संख्या होता है।
अब अगला टर्म है द्रव्यमान संख्या। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के कुल योगफल को ही उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए द्वारा सूचित किया जाता है। उदाहरण हम ले लेते हैं सोडियम का, यानी Na का। तो सोडियम के एक परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर हम बात करें कि सोडियम का द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो इसके लिए हमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को आपस में जोड़ना होगा। तो इस प्रकार सोडियम का द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 11 प्लस 12, यानी सोडियम का द्रव्यमान संख्या निकल गया 23। तो इस प्रकार द्रव्यमान संख्या को निकालने के लिए हमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को आपस में जोड़ना पड़ता है। अब अगला टर्म है समस्थानिक। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। अब आइए जरा समस्थानिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। जब तक समस्थानिक का पता नहीं चला था तब तक ऐसी मान्यता थी कि किसी तत्व के सभी परमाणु बिल्कुल एक जैसे होते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों को समस्थानिक के बारे में पता चला तब यह धारणा में परिवर्तन आई। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसके सभी परमाणु बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ परमाणु ऐसे होते हैं कि उसकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, वैसे परमाणुओं को उस तत्व का समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अब जरा समस्थानिक को समझने के लिए हम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। अगर हम प्रोटियम की बात करें तो इसका नाभिक में एक प्रोटॉन होते हैं और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। इसीलिए प्रोटियम का जो द्रव्यमान संख्या होगा वह 1 होगा, क्योंकि इसके नाभिक में केवल और केवल एक ही कण होते हैं और वह होते हैं प्रोटॉन। अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें तो इसके नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं, यानी इसके द्रव्यमान संख्या जो होंगे वह 2 होंगे, क्योंकि एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन यानी 2। अगला एग्जांपल है ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है ये भी एक प्रकार का समस्थानिक है हाइड्रोजन का। ट्राइटियम के नाभिक में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी अगर इसकी द्रव्यमान संख्या की बात किया जाए तो इसकी द्रव्यमान संख्या 3 होती है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं वह अलग अलग हो सकते हैं। कुछ परमाणु प्रोटियम होते हैं, कुछ परमाणु ड्यूटेरियम होते हैं, जबकि कुछ परमाणु ट्राइटियम होते हैं। अब अगला टर्म है समभारिक। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहलाते हैं। समभारिक जो है यह समस्थानिक का जस्ट उल्टा है। समस्थानिक में हमने क्या देखा कि परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, लेकिन समभारिक में क्या होता है कि इसमें परमाणु संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 और आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है। अब जरा समभारिक को समझने के लिए हम कैल्शियम और आर्गन का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम बात करें कैल्शियम का तो कैल्शियम का परमाणु संख्या जो है वह 20 होता है और आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, जबकि इन दोनों तत्वों का द्रव्यमान संख्या 40 होता है। तो हमने क्या देखा कि द्रव्यमान संख्या कैल्शियम और आर्गन दोनों का एक जैसा है और वह है 40, लेकिन दोनों का जो परमाणु संख्या है वह है अलग अलग। कैल्शियम का 20 है और आर्गन का 18 है। तो इस प्रकार कैल्शियम और आर्गन जो है वह समभारिक का उदाहरण है। यानी कैल्शियम और आर्गन के साथ क्या है कि इसमें परमाणु संख्या तो भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है।
तो ऐसे उदाहरणों को हम समभारिक के नाम से जानते हैं। पूछे गए क्वेश्चन के अंत में यह भी लिखा है कि समस्थानिक के किन्हीं दो उपयोगों को लिखें। तो आइए हम समस्थानिक के दो महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में जानते हैं। पहला उपयोग यह है कि यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है, और दूसरा उपयोग है कि कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। सोडियम प्लस आयन के पूरी तरह से भरे हुए के व एल कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है कि एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे सोडियम आयन के पूरी तरह से भरे हुए के और एल कोष होते हैं। तो आइए इसका हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होता है। चूंकि सोडियम का जो परमाणु संख्या है वह है 11, और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। परंतु सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम आयन बनाता है। लेकिन सोडियम क्या करता है कि अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसके तीसरे कक्षे में जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको यह त्याग करने की कोशिश करता है, और इस इलेक्ट्रॉन को यह त्याग करके अपने बाह्यतम कक्षा में यानी दूसरी नंबर के कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार सोडियम आयन के कक्ष में 2 और एल कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः सोडियम आयन के पूरी तरह से भरे हुए के व एल कोष होते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें ब्रोमीन का औसत परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। नमूने में ब्रोमीन के 2 समस्थानिक दिए गए हैं। एक समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या है 79 और दूसरा समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या है 81। इसमें ब्रोमीन का वह समस्थानिक जिसका द्रव्यमान 79 है उसका परसेंटेज दिया गया है 49.7%, और ब्रोमीन 81 का परसेंटेज दिया गया है 50.3%। तो इस प्रकार नमूने में ब्रोमीन के 2 समस्थानिक हैं और हमें कैलकुलेट करना है ब्रोमीन का औसत परमाणु द्रव्यमान। तो आइए इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में ब्रोमीन के 2 समस्थानिक दिए गए हैं। पहला है Br79 और दूसरा है Br81। Br79 का परसेंटेज दिया गया है 49.7% और Br81 का परसेंटेज दिया गया है 50.3%। अब हमें कैलकुलेट करना है ब्रोमीन का औसत परमाणु द्रव्यमान। इसके लिए पहले समस्थानिक के द्रव्यमान संख्या को हम लिखेंगे जो कि है 79। अब हम गुना का चिन्ह लगाएंगे और इसका जो परसेंटेज दिया गया है उसको लिखेंगे, यानी 49.7%। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे और दूसरे समस्थानिक के द्रव्यमान संख्या को लिखेंगे जो कि है 81। फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे और इसका जो परसेंटेज दिया गया है यानी 50.3 उसको हम लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 79 के जगह पर 79 लिख दिए, गुना का चिन्ह लगाए और 49.7% के जगह पर हम लिखेंगे 49.7 बटा 100। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 81 के जगह पर 81 लिखेंगे, फिर गुना का चिन्ह जो है उसको लगाएंगे और 50.3% के जगह पर हम लिखेंगे 50.3 बटा 100। फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर 79 गुना 49.7 बटा 100 इसके जगह पर हम कैलकुलेट करके इसका वैल्यू निकाले और वह आया 39.263। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 81 गुना 50.3 बटा 100, तो इसको जब हम गुना और भागा करेंगे इसका वैल्यू निकल जाएगा 40.743। इस प्रकार दोनों को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 80.006, यानी ब्रोमीन का औसत परमाणु द्रव्यमान हमारा निकल गया
80.006। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 16.2। इसके नमूने में दो प्रकार के समस्थानिक हैं, एक है X16 और दूसरा है X18। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि समस्थानिक X16 का क्या प्रतिशत होगा और समस्थानिक X18 का क्या प्रतिशत होगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि X16 की मात्रा A% है, इसीलिए X18 की मात्रा कितनी होगी, 100 माइनस A%। तो इस प्रकार X16 की मात्रा A% और X18 की मात्रा 100 माइनस A%। तो हम लिख सकते हैं कि X16 का जो प्रतिशत है वह है A% और X18 का जो प्रतिशत है वह है 100 माइनस A%। अब हम निकालेंगे औसत परमाणु द्रव्यमान। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ना एक समस्थानिक का जो द्रव्यमान संख्या दिया गया है उसको हमें लिखना होगा और वह है 16। फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे और इसका जो प्रतिशत है यानी A% उससे हम लिखेंगे। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे और दूसरे समस्थानिक का जो द्रव्यमान संख्या है उससे अब हम लिखेंगे जो कि है 18। फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे और इसकी जो प्रतिशत है नमूने में उससे हम लिखेंगे और वह है 100 माइनस A%। चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि परमाणु का जो औसत द्रव्यमान है वह है 16.2, इसीलिए परमाणु का औसत द्रव्यमान के स्थान पर हमने 16.2 लिख दिया। अब बराबर का चिन्ह लगाकर 16 को हम वैसे ही लिख देंगे, गुना का चिन्ह लगाएंगे और A% के जगह पर हम A/100 लिख सकते हैं। अब हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 18 को वैसे ही लिख देंगे, फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे और 100 माइनस A% के जगह पर हम 100 माइनस A/100 लिख सकते हैं। और उससे हम लिखेंगे 16.2 जैसा है उसको वैसे ही लिख दिए। बराबर का चिन्ह लगाने के बाद ये 16 इंटू A डिवाइडेड बाय 100, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 4A डिवाइडेड बाय 25, यानी इसको सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया। अब हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर जो है 18 इंटू 100 माइनस A डिवाइडेड बाय 100, इसको सिंप्लीफाई करके हमने लिखा 9 इंटू 100 माइनस A डिवाइडेड बाय 50। तो इस प्रकार हमने यहां तक पहुंचा। अब हम 16.2 को वैसे ही लिखेंगे, उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर ये जो टर्म दिया हुआ है दो, एक है 4A डिवाइडेड बाय 25 प्लस 9 इंटू 100 माइनस A डिवाइडेड बाय 50, ये दो टर्म को हमें आपस में जोड़ना है। इसके लिए 25 और 50 का एलसीएम हम ले लिए 50। अब इसको 50 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो वह आएगा 2, जिससे हमें 4A से गुना करना है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 8A। प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 9 इंटू 100 माइनस A को हम लिखेंगे और 16.2 को हम वैसे ही लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर 8A को 8A लिख दिए। प्लस देने के बाद 9 इंटू 100 के जगह पर 900 माइनस 9A और इसको डिवाइड कर देंगे 50 से और हम इसको लिख सकते हैं 16.2 जो है उसको वैसे ही लिख दिए, बराबर का चिन्ह लगाएंगे 8A माइनस 9A, इसके जगह पर माइनस A बचेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 900 माइनस A और उसको हम डिवाइड कर देंगे 50 से। इस प्रकार हम यहां तक पहुंचे। अब हम क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 16.2 के साथ हम 50 को गुना करेंगे, बराबर हो जाएगा 900 माइनस A। अब क्या करेंगे कि 16.2 को जब 50 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 810, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 900
माइनस ए। इस प्रकार इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू हमारा कितना निकल जाएगा, वह निकल जाएगा 90। यानी हम कह सकते हैं कि x16 का जो प्रतिशत है वह है 90% और x18 का जो प्रतिशत है वह है 100 माइनस 90 यानी 10%। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि x16 का क्या प्रतिशत है और x18 का क्या प्रतिशत है। तो हमने निकाला कि x16 का 90% है और x18 का 10% है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि तत्व का z इक्वल टू 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी। तत्व का नाम भी लिखिए। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी एक तत्व का z यानी उसकी परमाणु संख्या 3 है तो इस तत्व की संयोजकता क्या होगी। साथ में हमसे यह भी पूछा गया है कि इस तत्व का नाम क्या है। तो आइए इसका हम उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। तत्व का परमाणु संख्या z इक्वल टू 3 है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार होगा। अब ये जो तत्व है इसका परमाणु संख्या दिया गया है 3, तो सबसे पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। इसका जो प्रथम कक्षा होगा यानी K कक्षा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और द्वितीय कक्षा यानी L कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी वाज्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है जिससे त्याग करके यह हीलियम जैसी स्थायित्वता प्राप्त करना चाहेगी। अब ये तत्व का परमाणु का जो बाह्यतम कक्षा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को ये त्याग करके हीलियम जैसी स्थायी परमाणु बनने की कोशिश करेगी। अतः इसकी संयोजकता 1 है और यह तत्व लिथियम है। तो चूंकि हम जानते हैं कि संयोजकता क्या है, न कोई भी तत्व जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों का या तो स्थानांतरण करे या साझेदारी करे उस संख्या को उस तत्व का संयोजकता कहा जाता है। तो इस तत्व के केस में केवल 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, इसीलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। अब देखेंगे कि इस तत्व का नाम लिथियम कैसे है। चूंकि दिया हुआ है कि तत्व का परमाणु संख्या 3 है और हम जानते हैं कि लिथियम का परमाणु संख्या 3 है, यानी दिए गए क्वेश्चन में जो तत्व के बारे में पूछा गया है वह तत्व है लिथियम। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 2 परमाणु स्पीशीज के केंद्रक का संघटक नीचे दिया गया है। इसमें 2 परमाणु स्पीशीज का केंद्रक का जो संघटक है वह इस प्रकार दिया गया है, यानी एक परमाणु स्पीशीज है X और दूसरा परमाणु स्पीशीज है Y। तो X जो है इसमें प्रोटॉन की संख्या है 6 और न्यूट्रॉन की संख्या भी है 6, जबकि Y जो है इसमें प्रोटॉन की संख्या है 6 और न्यूट्रॉन की संख्या है 8। तो इसमें पूछा क्या गया है कि X और Y की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है। तो हमें बताना है कि X और Y की द्रव्यमान संख्या क्या है, साथ में यह भी हमें बताना है कि क्या X और Y के बीच कोई संबंध है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 परमाणु स्पीशीज हैं, एक है X और दूसरा है Y। X में प्रोटॉन की संख्या है 6 और न्यूट्रॉन की संख्या भी है 6, जबकि Y में प्रोटॉन की संख्या है 6 और न्यूट्रॉन की संख्या है 8। तो X और Y की द्रव्यमान संख्या क्या होगी यह हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो सबसे पहले हम X का द्रव्यमान संख्या कैलकुलेट करते हैं। तो X का द्रव्यमान संख्या हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी प्रोटॉन की संख्या कितनी है, वह है 6। इसमें हम जोड़ेंगे इसकी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है और वह भी है 6। तो इस प्रकार X का द्रव्यमान संख्या निकल गया 12। अब हम निकालेंगे Y का द्रव्यमान संख्या। तो Y का जो प्रोटॉन की संख्या है वह है 6 और Y का जो न्यूट्रॉन की संख्या है वह है 8। तो इस प्रकार Y का द्रव्यमान संख्या निकल गया 14। तो हमने क्या देखा कि X और Y
दोनों का प्रोटॉन की संख्या जो है वह एक जैसा है और वह है 6, लेकिन इसका जो द्रव्यमान संख्या है वह अलग अलग है। x का द्रव्यमान संख्या है 12 और y का द्रव्यमान संख्या है 14। तो चूंकि हम जानते हैं कि ऐसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या एक जैसा यानी प्रोटॉन की संख्या एक जैसा लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तो ऐसे परमाणु स्पीशीज को समस्थानिक कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि x और y का परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न है, अतः ये समस्थानिक के उदाहरण है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित वाक्तव्यों में गलत के लिए F और सही के लिए T लिखें। इस क्वेश्चन में हमें कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, इसमें हमें सही और गलत को पहचानना है। अगर हमें लगता है कि ये सेंटेंस सही है तो हमें T लिखना है यानी ट्रू, और अगर हमें लगता है कि ये सेंटेंस गलत है तो हमें F यानी फॉल्स लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वह है कि जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्र में केवल न्यूक्लियस होते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि जे टॉमसन ने जो परमाणु का मॉडल दिया उसमें उन्होंने कहा कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है और इसमें इलेक्ट्रॉन ठीक उसी तरह से धंसे रहते हैं जिस तरह से तरबूज में बीज धंसे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार जे टॉमसन ने अपना जो परमाणु मॉडल दिया इसमें कहीं भी कोई केंद्रक का यानी नाभिक का उल्लेख नहीं है, यानी ये जो सेंटेंस है ये एक असत्य कथन है, इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे F यानी फॉल्स। अगला जो है वो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनावेशित होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए ये सेंटेंस भी गलत है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे F यानी फॉल्स। अगला है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन की तुलना में बहुत ही कम होता है और प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/2000 गुना होता है, यानी यह सेंटेंस एक सही कथन है, इसलिए इसमें हम लिखेंगे T यानी ट्रू। अगला कथन दिया गया है कि आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंक्चर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। तो ये बात सही है कि आयोडीन के एक समस्थानिक का उपयोग टिंक्चर आयोडीन बनाने में किया जाता है और ये टिंक्चर आयोडीन एक दवा के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार ये कथन सही है, इसलिए इसमें हम लिखेंगे T यानी ट्रू। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्राकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्राकीर्णन प्रयोग जो किया इसमें कौन से कण का पता लगा। ऑप्शन दिया गया है परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्राकीर्णन प्रयोग से परमाणु के नाभिक यानी परमाणु केंद्रक का पता चला। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। ऑप्शन दिया गया है समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या या भिन्न परमाणु संख्या। तो देखिए समस्थानिक जो होते हैं इसके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, क्योंकि प्रत्येक परमाणु की जो द्रव्यमान है वह द्रव्यमान अलग अलग हो सकती है, इसीलिए समस्थानिक के भौतिक गुण समान नहीं बल्कि भिन्न होते हैं, इसीलिए ए ऑप्शन जो है ये सही नहीं होगा। समस्थानिक के जो रासायनिक गुण होते हैं वह एक जैसे होते हैं, क्योंकि समस्थानिक के जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह एक जैसी होती है और रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन के विन्यास पर निर्भर करती हैं, इसीलिए समस्थानिक के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। तो ऑप्शन 2 जो है भिन्न रासायनिक गुण ये भी सही नहीं है। समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, यानी इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है।
इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन सी जो है वह सही है। ऑप्शन डी है कि भिन्न परमाणु संख्या। तो समस्थानिक में परमाणु संख्या भिन्न नहीं बल्कि परमाणु संख्या समान होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। क्वेश्चन नंबर 17, क्लोरीन नेगेटिव आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन दिया गया है 16, 8, 17 या 18। तो अगर हम क्लोरीन परमाणु की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वह होगा 2, 8, 7। लेकिन अगर हम क्लोरीन माइनस आयन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वह 18 होगी और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 8। यानी इसकी बाध्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाध्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी यही सभी हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्लोरीन नेगेटिव आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8। क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है 2, 8, 8, 2, 1, 2, 1, 8 या 2, 8, 1। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या है वह है 11 और इसमें प्रथम कक्षा में यानी के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, द्वितीय कक्षा यानी एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तृतीय कक्षा यानी एम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 1। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दिया गया है, इसमें है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु स्पीशीज। इसमें कुछ ब्लैंक जगह भी दिए गए हैं जो कि हमें भरना है। सबसे पहले हम फर्स्ट रो की बात करते हैं। फर्स्ट रो में परमाणु संख्या दिया गया है 9, न्यूट्रॉनों की संख्या दिया गया है 10। बाद बाकी जो है वह हमें भरना है। यानी इसमें अगर हम द्रव्यमान संख्या भरना चाहेंगे तो द्रव्यमान संख्या में क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, जितना है परमाणु संख्या। यानी इसमें द्रव्यमान संख्या जो होगा वह होगा 9 + 10 यानी 19। अब प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, जितना है परमाणु संख्या उतनी होगी प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होगी जितना कि प्रोटॉन है। इस प्रकार अब हमें इसमें भरना है कि यह परमाणु स्पीशीज का नाम क्या हो सकता है। तो चूंकि इसमें लिखा है कि ये जो है इसकी परमाणु संख्या है 9, यानी ये परमाणु स्पीशीज जो है वह है फ्लोरीन। अब हम सेकेंड रो की बात कर लेते हैं। सेकेंड रो में परमाणु संख्या दिया गया है 16 और द्रव्यमान संख्या दिया गया है 32। यानी द्रव्यमान संख्या 32 है और प्रोटॉनों की संख्या 16 है। इसीलिए न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देंगे। यानी 32 में 16 माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारा निकल गया 16। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, जितनी है परमाणु संख्या 16 उतनी होगी प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होगी जितना कि प्रोटॉन है। अब हम थर्ड रो की बात करते हैं। थर्ड रो में दिया गया है कि द्रव्यमान संख्या जो है वह है 24 और प्रोटॉन की संख्या है 12। तो प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है, इसीलिए परमाणु संख्या हो जाएगा 12। और इसमें दिया गया है कि द्रव्यमान संख्या जो है वह है 24 और प्रोटॉन की संख्या है 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देंगे। यानी 24 में 12 माइनस करेंगे और हम न्यूट्रॉनों की संख्या लिखेंगे 12। अब हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो जितने प्रोटॉन हैं उतने हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये पता करना है कि यह परमाणु स्पीशीज है क्या।
चूंकि परमाणु संख्या दिया गया है 12, यानी ये परमाणु स्पीसीज जो है वह है मैग्नीशियम। अब हम चौथे रो की बात करते हैं। चौथे रो में द्रव्यमान संख्या दिया गया है 2 और प्रोटॉनों की संख्या दिया गया है 1। तो प्रोटॉन की संख्या जितनी है वही होगा परमाणु संख्या, यानी इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी 1। न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे पता करेंगे? द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देंगे, यानी 2 में 1 घटाएंगे तो वह हो जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या। इस प्रकार इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 1 हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो जितना है प्रोटॉन उतना होगा इलेक्ट्रॉन। अब यह पता करना है कि ये स्पीसीज का नाम क्या है। अब देखिए, इसकी परमाणु संख्या दिया गया है 1 और न्यूट्रॉन की संख्या दिया गया है 1, यानी द्रव्यमान संख्या जो है वह 2 दिया गया है। यानी ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसके नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, और इस समस्थानिक का नाम है ड्यूटेरियम। अब हम लास्ट रो की बात करते हैं। लास्ट रो में द्रव्यमान संख्या दिया गया है 1, न्यूट्रॉन की संख्या दिया गया है 0 और प्रोटॉन की संख्या दिया गया है 1 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 दिया गया है। तो देखिए, प्रोटॉन की संख्या जितना होगा परमाणु संख्या भी उतना होगा, यानी परमाणु संख्या हो गया 1। अब देखिए, इसमें जरा समझने की वाली बात है। प्रोटॉन की संख्या 1 है, न्यूट्रॉन है नहीं और इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, यानी ये प्रोटियम है और वह भी आयन के रूप में है। यानी ये अपना वायुतन कक्षा की जो इलेक्ट्रॉन है, यानी पहले कक्षा में जो 1 इलेक्ट्रॉन रहता है वह त्याग कर चुका है, यानी ये एक आयन है। किसका आयन? न प्रोटियम आयन। तो इस प्रकार ये प्रोटियम आयन है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का टेबल को हमने कंप्लीटली फिलअप कर लिया। तो इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चंस को, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।